हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल रीजन था यार, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ कि आप लोग को फर्स्ट राउंड के बाद क्या करना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया लेकिन मैं लेके आया हूँ, सोचा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता है, घबरा जाते हैं कि फी पेमेंट करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी का रिजेक्ट हो जाता है। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही है 1-2 दिन, लेकिन मैं वीडियो सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को अपडेट कर दूँ, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि मॉकअप राउंड आपका 1, 2 दोनों था। तो हो सकता है कि मॉकअप राउंड 1 में 2 में किसी बंदों के अलॉट हुआ होगा कुछ, और इसमें ऐसे भी बंदे होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ ना कुछ अलॉट हो गया होगा। कुछ ऐसे हुए होंगे जिनका जो मॉकअप राउंड में हुआ होगा वही अलॉट हुआ है। कुछ ऐसे होंगे जिनको मॉकअप राउंड में मिला है, उससे नीचे वाला कुछ मिल गया है, अलॉट हो गया है कुछ ना कुछ। कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं मिला। तो घबराने की बात नहीं है। जो आपको मॉकअप राउंड में मिला था वो क्या होता है कि 5 राउंड का एनालिसिस होता है, समझे बात को। 5वां राउंड जाते जाते आपको मिल जाएगा, तो डरने वाली बात नहीं है इसमें। आपको अभी घबराइए मत, जिसको नहीं मिला है। जिसको मिल गया, आप पूरा अपना प्रोसीजर, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जो भी वो चीज मांग रहा है उस पर ध्यान दें। एक चीज भी गड़बड़ाया को जोशा से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस समय अप टू डेट रहें, जितना अपने तरफ से जो कहा जाता है ना, पंचुअल रहना, ये पूरा साइट को देखते रहना, क्या क्या आपके छूटा है डॉक्यूमेंट, ईमेल चेक करते रहना, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो यार, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मैंने जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया था, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो पहले से बना के आप लोग रख लेना है, जो आसानी होगा उस दिन। क्योंकि वो 2-3-4 दिन का जो टाइम देते हैं ना, उसमें क्या कि भगदड़ मच जाती है यार। कोई हो सकता है कि शनिचर इतवार पड़ गया तो कुछ दफ्तर, सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, उस समय लोचा हो जाता है, अपना रिजेक्ट हो जाता है। आप लोग को कॉलेज से 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आ जाना है, 10th का जो भी कहीं रख रखे हैं दूसरे जगह, वहां से लेके आ जाना ओरिजिनल जो भी है। नहीं है तो डिजी लॉकर से भी कैसे अपलोड किया जाता है वो भी हम लोग उसमें बताए थे। जो भी नहीं देखा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो देख ले। और मैं बोलता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट ये सब बना के रख लीजिए। अब डॉक्यूमेंट का हम लोग 1 by 1 बात करते हैं। जैसा कि देखो, अब बात ये रहा कि जोशा काउंसिलिंग में क्या है सीन की यार, की बता दूं मैं कि तुम हो सकता है कि NIT पहले तुम्हें लॉट हो गया हो, या तुम्हें हो सकता है IIT लॉट हो गया हो, समझा। तो अगर IIT से NIT तुम जा रहे हो या NIT से IIT जा रहे हो, बहुत सारे बंदे होते हैं ना कि लोअर IIT से ऊपर टॉप NIT को रखते हैं, फिर अलॉट हो जाता है। NIT में तुम्हारा वेरीफाई हो चुका है, और IIT तुम्हें अलॉट हो गया, तो IIT में जाओगे तो उस समय भी तुम्हारा वेरीफाई होगा। कहा जाता है ना कि IIT से NIT जा रहे हो, NIT से IIT जा रहे हो ना, वेरीफाई होगा तुम्हारा। इसलिए होता है ना कि बायोमेट्रिक सिस्टम होता है यार। क्या ना कि तुम IIT में जा रहे हो ना तो बायोमेट्रिक लगता है, NIT में जा रहे हो तो नहीं लेता। इसलिए तुम सुनता होगा कि बोला जाता है कि एक बार IIT में आप चले गए तो आप फिर से JEE एडवांस नहीं दे सकते, समझे। फिर से आप IIT पेपर नहीं दे सकते। क्यों? NIT में जाओगे तो बंदा देखोगे तुम कोई पार्शियल ड्रॉप लेता है, इसलिए लेता है कि अगले साल हमें दे के IIT जाना, क्योंकि NIT तो ऑलरेडी मिला हुआ है। NIT में हो तो तुम IIT जा सकते हो, लेकिन IIT से फिर IIT तुम टॉप IIT जो सोच रहे हो कि फिर से 1 साल पढ़ के पास नहीं होता, क्योंकि वो बायोमेट्रिक ले लेते हैं ऑलरेडी। रीजन है इसीलिए कि मतलब कि बायोमेट्रिक लिया जाता है कि आप दोबारा ना कर पाए, आपका वो थंब मैच कर जाता है, आधार कार्ड से लिंक ही होता है A to Z, इसीलिए आपको IIT में बायोमेट्रिक होता है। तो बंदे जो कंफ्यूजन में थे उनको मैं सोचा कि ये बात नहीं भी बंदों को पता होता है, वो सोचते हैं कि IIT में भी जाकर पार्शियल ड्रॉप ये सब सीन। तो ये सब नहीं सोचना, आप IIT से नीचे हैं, IIIT, NIT, GFTI, तो ये सब में तब आप पार्शियल ड्रॉप का सोच सकते हैं। बहुत सारा बंदों का माइंड में रहता है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करना है ये हम लोग थ्रू आउट बताएंगे कि आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इस समय क्या है ना, तुम हल्का सा गड़बड़ा गए ना तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। हल्का सा हो सकता है वो मेल डाला कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट है जो कुछ हमें लोचा लग रहा है, फिर से बेटा HD में डालो। तुम उस समय नहीं ध्यान दिए, कहीं खेलने कूदने में बिजी रहे, कल तक कहीं टाइम दिया, सुबह तक का अपडेट नहीं रहे, तुम जोशा से बाहर कर देगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग 1 by 1 जानते हैं। तो देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है वही कॉलेज आपका एकेडमिक्स उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, और वहीं से आपको बार बार मेल आएगी, बार बार कोई नोटिफिकेशन आएगा, कॉल भी आ सकता है। इमरजेंसी केस में कॉल आ जाता है, जैसे उसके पास बहुत कम टाइम है, लास्ट टाइम बच रहा है, तो वो तुम्हें कॉल भी कर देगा। पर तुम्हें एक्टिव रहना है, ऐसा मत करना कि तुम स्ट्रेंजर या स्पैम कॉल समझ के ऐसे उठा नहीं रहे हो। तो अभी किसी का रैंडम भी कॉल आया, अगर तुम्हारा ये काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है तो उठा लेना कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत मेल पे एक्टिव रहना है। ऐसा बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है, जैसे हम लोग भी 10th-12th में थे तो आज तक कभी मेल नहीं देखे थे, फिर जैसे ही कॉलेज में गए तो दिन भर मेल चलाना होता है। कॉलेज में तो सारा नोटिफिकेशन तुम्हारा मेल पे ही आएगा, तो धीरे धीरे मेल एक्टिव हो जाएगा तुम्हारा। तो अभी से ट्राई करो कि मेल एक्टिव कर लो। अभी से तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेल एक्टिव रखना है थोड़ा सा। अभी 1 वीक के लिए रख लो, बस 1 वीक तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा एक बार, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तुम्हें बस अगर अपग्रेडेशन करना है तो वो जो ऑप्शन है वो तुम्हारा करना है। तुम क्या सेलेक्ट करते हो, फ्लोट, फ्रीज,
स्लाइड, विड्रॉ, वो चूज कर लो कुछ भी। नेक्स्ट होता है एक दिक्कत सबसे ज़्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में सब लोगों को। तो मेडिकल सर्टिफिकेट मैं बोलूँगा गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे प्राइवेट वाले तुम्हें चार्ज भी बहुत ज़्यादा करेंगे झूठ मूठ का। और मेडिकल सर्टिफिकेट एक डॉक्टर का सीरियल नंबर टाइप से होता है, वो सीरियल नंबर तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है और वो भी वेरीफाई होता है कि वो लीगल है या नहीं लीगल है। ये नहीं कि तुम कुछ भी सीरियल नंबर खुद से लिख दे रहे हो उसके बाद जाके वहाँ अपलोड कर रहे हो तो रिजेक्ट कर देगा वो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से अपलोड करें। हाँ, तो एक और भी डाउट होता है जैसे इनकम सर्टिफिकेट में। तो अभी आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करना होता है, वो ओरिजिनल करना होता है कि तुम्हारा गवर्नमेंट से ओरिजिनल होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और ऐसा क्राइटेरिया होता है कॉलेज में बहुत सारे, अगर तुम्हारा इनकम 6 लाख से कम है तो इतना फी माफ हो जाएगा, 1-2 लाख से कम है तो इतना फी माफ हो जाएगा, तुम्हारा 6 लाख से ऊपर है तो इतना रहता है फी। तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे तो वहाँ से वेरीफाई करेगा और उसके बाद ही आपका कॉलेज माफ करेगा फी। अगर डॉक्यूमेंट आपका सही है तब माफ करेगा, अगर डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है, आप उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते तो वो माफ नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा आपको, चाहे आप झूठ मूठ का कुछ भी लिखो। और यहाँ पे ही वैलिड होता है, जैसे किसी का 75% का क्राइटेरिया वैलिड नहीं होता, तो कॉलेज के पास तुम 12th का मार्कशीट अपलोड करोगे ओरिजिनल करोगे तो वो देखेगा तुम्हें और देखेगा 75% का क्राइटेरिया वैलिड नहीं है तुम्हारा, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा कॉलेज। जिनको डाउट लगता है ना कि 75% रिजेक्ट कहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जैसे जेईई मेंस के टाइम तो सब झूठ का कुछ भी रिजल्ट डाल देंगे कि मेरा 80% है या कुछ भी है, लेकिन लास्ट में जब तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करो 12th का तो अब तो तुम्हारा कॉलेज वेरीफाई करेगा ना, तो अब वेरीफाई करके अगर तुम्हारा 75% से कम है मार्क्स रिजेक्ट कर देगा। और वो पर्टिकुलर तुम्हारे वेरिफिकेशन के बाद मार्क्स भी बता देता है कि तुम्हारा 10th में इतना मार्क्स है, 12th में इतना % है, और फिर जितने भी डॉक्यूमेंट है लास्ट में टिक करके आएगा कि यू आर वेरीफाइड नाउ, और उसके बाद फिर आगे काउंसलिंग में प्रोसीड कर। सही बोला विवेक। क्या करते हैं ना कि वो लोग अभी देखा होगा तुम लोग कि 2 टाइम तुम्हारा वेरीफाई होगा, ऐसा नहीं यार, बहुत लोचा होता है। अभी तो जैसे काउंसलिंग में तुम्हारा सीट अलॉट हुआ है, जो भी तुम्हें अलॉट हुआ है इस समय अभी तो कम डॉक्यूमेंट प्रोसीड वेरीफाई होगा। फिर क्या है कि 5वां राउंड के बाद तुम जब कॉलेज तुम्हारा जो भी फाइनल राउंड में अलॉट हो जाएगा, अलॉट हो गया जो भी, उस समय बहुत वो लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं कॉलेज वाला। उस समय तुम्हारा एक ओरिजिनल ईमेल भी बनेगा जो कॉलेज से रिलेटेड होगा। वो लोग अपना मेल बनाते हैं, समझा, उन लोग का अलग एक मेल होगा, @gmail नहीं लगा होता उन लोग का, BH जैसे IIT का ही @ लगा होता है, जीमेल का जगह IIT ही होगा, जैसे कि IIIT है ना तो IIIT का ही लगा होता है। तो तुम्हारा उसी पे क्या है कि बाद में तुम वो कहेगा भैया वो मेल का क्या काम है, तो उस समय तुम जाएगा ना तो उसी पे तुम्हारा जो कॉलेज का पूरा जो प्रोसीजर होता है ना, कब तो कहाँ तुम्हारी क्लास लगेगी, कौन सा रूम अलॉट होगा, कौन सा ब्रांच में है, कहाँ पे तुम्हारा कुछ वेन्यू है, क्या प्रोग्राम हो रहा है तुम्हारे बैच का, तो सब चीज उसी पे आता है, तुम्हें उसी पे चेक करना होता है। नोटिस टाइप का होता है वो कि मतलब कुछ भी अपडेट करना है तो वो लोग प्रोफेसर लोग कुछ भी, जैसे कि कहा जाता है ना PDF भी अपलोड करना है क्लास का जो होमवर्क दिए हैं तो उसी पे होगा, असाइनमेंट भी मिल रहा है तो उसी पे मिल रहा है, अपलोड भी करना है तो उसी पे एक लिंक आएगा जो क्लासरूम से कनेक्ट होगा तो उसी के थ्रू आप जाके अपलोड करिए। तो सब वो मेन मेल होता है आपका जो उसे आपको रखना होता है। कॉलेज तुम्हें बहुत रूल आएगा भाई प्रोसीजर में, वो बहुत कुछ हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है कि हाँ भैया मुझे OBC NCL का गैप ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हर एक कॉलेज का अलग अलग प्रोसीजर होता है कि मुझे कॉलेज से नोटरी लिखवा के वकील से दो कि ये चीज का, तो मैंने दिया था कुछ चीजें मुझे याद है, जो एंटी रैगिंग हो गया सब चीज पहले से ही बना के तुम्हें देना होता है। तो ये सब ध्यान रखना। उस समय तो चलो फाइनल राउंड आएगा उस समय आप लोग को बता देंगे क्या क्या चाहिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के समय भी आप लोग बताएंगे हम लोग की कॉलेज में जाने से पहले क्या चीज जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आप वहां जाए तो आप इशू ना फेस करें, आसानी से आप एकदम तुरंत काम करके निकल जाए। क्या होता है कि बहुत सारे बंदे जाते हैं ना तो नया सिटी नया शहर होता है, उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पे जीरोक्स वाला कहाँ है वो कहाँ है, तो वो लोग क्या करते हैं वही सोचते हैं कराएंगे, तो ढूंढने में ही लग जाता है यार, समझे। तो वहां भी टाइमिंग होता है कि यहाँ शाम के 5 बजे तक एंट्री होगी, समझे, फिक्स होता है, क्योंकि बंदे ऐसा नहीं है कि तुम 10 बंदे जा रहे हो, इंजीनियरिंग है ब्रो, एक हॉस्टल में 1000 बंदे 1200 बंदों की सीट होती है, 1200 बंदों का एक साथ करना मतलब लोचा होता है ना, तो टाइमिंग फिक्स रखता है, फिर अगला दिन ही आपका होगा, तो लेट होगा उससे क्या आता है कि आप झुटमुट का पेनिंग करेंगे, कुछ होगा नहीं, बट बंदे करते हैं पेनिंग, ये सच्चाई है यार, इसीलिए इस सब से अपडेट आप रहे, समझे। अभी बंदे बहुत कंफ्यूज हैं कि जो ऑप्शन आता है कि भैया आप क्या चूज करें, फ्लोट फ्रीज स्लाइड का बहुत बंदों का मैसेज आ रहा था, तो मैं तुमको समझा दूं कि फ्लोट क्या सीन है, फ्रीज क्या है, स्लाइड क्या है, विड्रा क्या है, ये डिटेल में आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ऐसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था डॉक्यूमेंट वाला में या उससे पीछे वाला वीडियो में, तो आप लोग देख लें जिसको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। विवेक ने सही बोला कि इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या है कि तुम बहुत सारे बंदों का इनकम नहीं सही होता है, SC ST का अलग कैटेगरी हो गया, जनरल OBC एक अलग कैटेगरी में आते हैं, दोनों का मैं डिटेल बता रहा हूँ, जनरल OBC अलग हो गया, SC ST PWD ये सब का अलग कैटेगरी बनता है। SC ST PWD में कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको, क्या लगता है, हमारे IIT BHU का सीन बता रहा हूँ कि SC ST PW का D का बनता है तो तुम्हें 6000 लगेगा 6 महीना का। बाकी अगर तुम OBC और A हो, जनरल हो, अगर तुम्हारा पापा का इनकम 1 लाख से कम है तब तुम्हें देना पड़ेगा वही SC ST कैटेगरी वाला में आ जाओगे 6000 7000 के पास, साल भर का इनकम अगर 1 लाख से कम है तब तुम्हें 6000 देना पड़ेगा, अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तब 70000 के आसपास लगता है 6 महीना का, और वही अगर 5 लाख से ऊपर है तुम्हारी जो 6 महीना का फिर 1.5 लाख के आसपास लगेगी, समझा। तो सीन ये है, जनरल EWS OBC NCL ये लोग एक कैटेगरी में आते हैं, SC ST अलग बढ़
जाता है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, वो डर रहे होंगे कितना पेमेंट लगता है, डरना नहीं है। आप अपना जो भी पापा का इनकम है आप बना लीजिए, आपको वहां पे मिलता है, छूट मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज देते हैं छूट, IIT हो गए, NIT हो गए, ट्रिपल IIT का पता नहीं, लेकिन ये दोनों तो पक्का देते हैं। मुझे जहां तक पता है, दोनों में दोस्त है, दोनों से मैंने पूछा है, तब बता रहा हूं मैं कि आपको छूट मिलेगी, तो डरने की बात नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि फ्लोट क्या सीन है। फ्लोट क्या है ना यार, कि जैसे कि 1 से 100 तक आप चॉइस भरें, जोसा में 50वां नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, आप उससे ऊपर जो भी कॉलेजेस हैं आप फ्लोट करके छोड़ेंगे, तो अगला राउंड में अगर मिलने की पॉसिबिलिटी होगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपको वो मिल जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, वो आपको दे देगा बेस्ट जो भी होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो आपको लाके दे देगा कि भैया 50 नंबर से ऊपर जो 49, 48, 47, 46 है, ये आपको मिल रहा है, 46 नंबर का आप ले लीजिए। फिर आप वो ऑटोमेटिक आपको शिफ्ट कर देगा, आपको बिना कहे हुए। ऐसा नहीं कि आपसे बार बार पूछेगा, पहला बार ही पूछा फ्लोट कर दिए, ऑटोमेटिक मिलेगा तो शिफ्ट कर देगा बेझिझक, क्योंकि आप एडमिशन सब प्रोसीजर आप पहले ही कर चुके हैं, समझे। बात रहा अब इस पे स्लाइड में क्या है कि जैसे कि तुम, जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि 50वां नंबर का आपका अलॉट हो गया, सपोर्टेड IIT रुड़की था 50वां नंबर पे सिविल। अब जब से आप वो स्लाइड किए हैं, उसका अर्थ ये है कि IIT रुड़की में ही सिविल से जो भी ऊपर ब्रांच है हमें वो दो, और 11 कॉलेज ना दो, ना तुम हमें IIT बम्बे दो, ना दिल्ली दो, ना हमें तुम नीचे IIT गुवाहाटी दो, समझे। हमें IIT रुड़की में ही ऊपर वाला जो भी ब्रांच है, अगर आपके चॉइस में है तो 50वां नंबर से ऊपर, जैसे 1 से लेके 49 तक में आपका अगर कोई है IIT रुड़की से ऊपर, जैसे कि CS इलेक्ट्रिकल केमिकल ब्रांच कोई भी है, मैकेनिकल, तभी आपको अलॉट करेगा, नहीं है तो नहीं देगा, बात खत्म है। अब बात रहा फ्रिज का। फ्रिज का अर्थ है कि भैया जो हमने IIT रुड़की का सिविल हमें मिला, हम संतुष्ट हैं इससे, हमें और ना ऊपर का कॉलेज चाहिए ना नीचे का कॉलेज चाहिए। आपका क्राइटेरिया लग रहा है कि हाँ नजदीक है, पापा मम्मी भी राजी हैं, तो फ्रिज कर दीजिए, बेझिझक कर दीजिए, ठीक ना। ब्रांच भी सही है कि अब लग रहा है कि हाँ ऊपर जाएंगे तो नहीं, मुझे मन है ये सही मिल गया मेरे अकॉर्डिंग, मुझे डर लग रहा है कि अगला बार दूसरा ना दे दे, तो फ्रिज कर दो। तय हो गया कि हाँ वो सीट तेरा कहीं नहीं जा रहा, तुम 5वां राउंड तक फिक्स है, तुम मान के चलो कि IIT रुड़की में एडमिशन ले लिए, समझे। फ्रिज का अर्थ है। विड्रा का ये है कि आप तुरंत नहीं एडमिशन लीजिए, पैसा ही नहीं दीजिए आप, और लीव कर देगा, आपको जोसा से बाहर कर देगा ऑटोमेटिक। तो विड्रा मेरे को लगता है हर एक बंदा को पता होता है, वो नॉर्मल चीज है, आप नहीं भी लीजिएगा तो बाहर कर देगा। नेक्स्ट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ जोसा का पेमेंट के ऊपर। तो जोसा का जो आप लोगों का पर्टिकुलर अभी फी लगेगा, पिछले टाइम तो 36,000 के करीब हम लोगों का लगा था, तो आप लोगों का कितना अप्रॉक्स 36 या 40 ऐसे ही कुछ लगेगा। तो आप लोग जोसा में अगर 40,000 फी पे कर रहे हो, तो उसमें से जोसा आपको 4,000 के करीब काटेगी, और बाकी फी कॉलेज को ट्रांसफर कर देगी। और उसके बाद जो कॉलेज का बाकी फी करना होगा, वो कॉलेज को तुम्हें एडमिशन लेते समय करना होगा। और जैसे जोसा के फी के समय आप लोगों को ऐसा दिक्कत आ सकता है कि फी कहाँ से अपलोड करना है जोसा का, तो जोसा में ही ऑप्शन होता है फी पेमेंट का, वहां पे जाके आप लोग पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। और ये सब चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट और डॉक्यूमेंट सारा डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब मतलब थोड़ा सा भी गलत हुआ तुम्हारा तो ऐसा लोचा टाइप से फंस सकता है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अपने तरफ से सिक्योर रहने का ट्राई कीजिएगा, कुछ गड़बड़ ना हो मेरे तरफ से। और फी मैं बोलूँगा आप लोग ज़्यादातर मतलब फी करने का सारे ऑप्शन होते हैं, UPI भी होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, आप जिस वे में कंफर्टेबल हो उस वे में कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ज़्यादातर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करो, उससे कम अटकती है पेमेंट। और UPI से ऐसा भी होता है कि पेमेंट करने का भी फिक्स अमाउंट होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे 30,000 लिमिट होता है UPI से, तो वो लिमिट क्रॉस कर दोगे तो ऐसा नहीं होता फी पेमेंट फिर। तो UPI से थोड़ा कम प्रेफर करना मेरे अंदाज से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ही करना। और ऐसा ट्राई करना कि जिस समय तुम्हारा नेट अच्छा हो, नेट अच्छा रखना अपना, तब पेमेंट करना। नहीं तो ऐसा होता है कि नेट फंस रहा है, उसके बाद फिर अटक जाएगा तुम्हारा पेमेंट। अटक जाता है, लेकिन अगर तुम पेमेंट हो गया इधर से सक्सेसफुल, तो वो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारा, लेकिन ले लेगा वो। नीचे में ही आ जाता है, जोसा के पे ही आ जाता है कि ट्रांजैक्शन ID इतना है, उसके बाद पेमेंट इतना है। वो सब आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ताकि बाद में कभी तुम्हें दिखाना पड़े कि कहीं तुम्हारा लग रहा है कि बोल दे कि नहीं फी पेमेंट है, तुम ट्रांजैक्शन ID दिखा सकते हो टाइम के साथ कि मैंने इस समय पे किया था, ये है मेरा ट्रांजैक्शन ID लो। सही बोला विवेक ने कि मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे ओपिनियन में कि ज़्यादा आप UPI ID से ज़्यादा आप लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्रीफर करें, और उस समय करें जिस समय भगदड़ कम हो। सुबह की टाइम अच्छी होती है अपलोड पेमेंट करने के लिए, एक टाइमिंग होता है कि इस टाइम से इस टाइम में ही आप पेमेंट कर सकते हैं। क्या कि आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, रात को भी 2 बजे आप अपना डॉक्यूमेंट भर रहे हैं कि हाँ भैया हम यहाँ इस कॉलेज से हम 12th पास किए हैं, इस स्कूल से किए हैं, वो सब आप पूरा भर सकते हैं किसी टाइम में, सेव करके रखना होता है बस। लेकिन पेमेंट करना हो, पेमेंट की टाइमिंग होती है कि हम इस टाइम से इस टाइम ही पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, समझे। तो मेरे राय में आप सुबह 10 बजे या 11 बजे बेस्ट टाइम होता है, उसमें भीड़ कम होता है, बहुत बच्चे रेडी ही नहीं होते हैं पेमेंट करने को, सोचते हैं कि दोपहर को करेंगे या शाम को करेंगे, तो उस समय आप सुबह कर लिया करिएगा। और ऐसा करिएगा कि पेमेंट करते समय नेट आपका अच्छा हो। अगर गांव में रहते हैं तो ऐसा जगह पे चल जाए जहां पे होता है ना कि नेट अच्छी आ रही हो, तो वहां पे जाके पेमेंट का प्रोसीजर कर रहे हो, ताकि आपका फास्ट ट्रांजेक्शन हो सके, फंसे ना। और हर एक मोमेंट का विवेक ने सही बोला कि स्क्रीनशॉट लिया करिए, कुछ भी हो तो बाद में दिखाने का काम आएगा ना। कोई भी प्रोसीजर हो, ऐसा नहीं कि पेमेंट ही कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे कोई भी सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका आप लोग डाउनलोड करके रख ले, कोई भी PDF आपको मिल रहा है तो उसको आप लोग डाउनलोड करके
रखना, कौन डॉक्यूमेंट कब मांगते हैं आपको पता ना हो, नेक्स्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट ना आए। तो अपने से कहा जाता है ना कि अप टू डेट रहना, अपने से गलती नहीं करना जितना हो सकता है। और इस समय मेल बार बार खोल के देखते रहना। मैं एक बात फिर बोलूंगा, जैसे तुम सपोज डेट 11 या 12 का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किए या कास्ट सर्टिफिकेट की, हो सकता है कि तूने 2 MB के अंदर भी किया, जो भी उसका PDF का फॉर्मेट था कि इतना MB से कम, इतना इंटू इतना के फॉर्म में, तो आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि वो ब्लर उसे लगा और रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करते हैं। और तुम्हें जो IIT मिला है ना वही तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा होता है। सपोज तुम्हें IIT रुड़की मिला तो IIT रुड़की ही वेरीफाई कर रहा होगा, NIT पटना मिला तो NIT पटना ही वेरीफाई कर रहा होगा तुम्हारा, समझ रहा है ना। तो वो कॉलेज तुम्हें कॉल भी करेगा या मेल डालेगा, और वो देता है कि आप सुबह तक अपलोड कर दे। उस समय आप नहीं देखें कि वो नहीं बोलते कि आप गलत किए हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि बेटा आपका क्लियर नहीं है, फिर से एक बार आप अपलोड करते हैं HD क्वालिटी में, इतने कम से, फिर से अच्छे वे में, तो हम लोग वेरीफाई कर दें। और उस पर आपका डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा ना तो नीचे वेरीफाई लिखा हुआ आ जाता है। नहीं वेरीफाई हुआ तो समझ जाइए कि आपका लोचा लटका हुआ है अभी पूरा सिस्टम, आप जोसा काउंसलिंग में अभी कंप्लीट आप नहीं हुए हैं। जैसे ही वेरीफाई हो ना तब समझ जाना कि हाँ तुम्हारी सीट कंफर्म हुई है, ऐसे नहीं कि सीट कंफर्म हुई है। तो तुम्हें अप टू डेट रहना, मेल देखते रहना, 2-3 दिन तक एकदम मोबाइल में 1 घंटा भी जा रहा हो तो मेल एक बार फ्रेश मार दिए। और अननोन नंबर से कॉल उठाना है, कोई बंदा का आदत होता है नहीं उठाना, इस समय अभी 2-3 दिन के लिए आदत डाल लो कि कोई भी आए उठा के एक बार, हाँ कौन है, खराब रॉन्ग नंबर है तो काट देंगे। हाँ साइलेंट में फोन नहीं रखना, क्या साइलेंट में रखे हैं। मेरा 10 कॉल आया था, साइलेंट में फोन था मेरा, 8 या 5 कॉल तो आया था, मैं कुछ काम कर रहा था। बाकी आपको आप पेमेंट करने का तो जो भी आप 36,000 करिएगा पेमेंट, तो 4,000 जोसा रख लेता है। बाकी जो बता हुआ है ना, जो आपको फाइनल राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा ना उसको आपको भेज देगा, पर्टिकुलर कॉलेज को आपको भेज देगा कि हाँ ये बंदा का मेरे पास पेमेंट 32,000 है, आप ले लीजिए। और कॉलेज के समय जब आप फी पेमेंट कर रहे हो ना, 2 समय आपको फी पेमेंट करना होगा, एक जोसा के समय, एक कॉलेज एडमिशन के समय। तो कॉलेज एडमिशन के समय बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, अभी तो छोटा होगा, तो उस समय कॉलेज आपको 32,000 काट के जो भी फी लग रहा होगा वो आपको देगा आपके साइड पे कि हाँ आप ये हैं, आपका फी इतना पे करना है, उस समय भी आपको पे करना हो। तो डरना नहीं है कि मैंने 36,000 जोसा को ही दे दिया, ऐसा नहीं है। वो 4,000 रखता है, वो काउंसलिंग कराने का 4,000 लेता है, ये अलग साइट है जिसके थ्रू इंडिया में काउंसलिंग होती है, तो ये अपना टैक्स काटता है 4,000। बाकी जो बचा वो कॉलेज को जो भी प्रीफर IIT NIT JFT आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज हो गया वहां वो भेज देता है पैसा। बाकी मैं बंदे को यही बोलूंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग के समय ध्यान रखना, बहुत बंदे गलती करते हैं, उसमें मैं वीडियो लेके आऊंगा लास्ट में 5वां राउंड से पहले, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूंगा। कोई न्यू अपडेट आया जोसा में मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों की क्या क्या अपडेट आया है, ये नहीं करिए, ये डॉक्यूमेंट जरूरत है। तो मैं बता दूं ऐसे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग कॉलेज से जाके लिए आए, ओरिजिनल मांगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज रख लेगा ओरिजिनल, 2 कॉपी माइग्रेशन नहीं चलता है, ओरिजिनल ही लेते हैं। क्या होता है ना कि जैसे कि 10th का भी माइग्रेशन होता है, 12th का, कि अलग कॉलेज में जा रहे हो तो समझे, तो 10th का तो चलो ले लिया होगा, 12th का ये लोग लेंगे कॉलेज वाले, और 4 ईयर बाद जब डिग्री देंगे ना लोग तो फिर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें देंगे। हो सकता है कि आगे की पढ़ाई आप अलग कंट्री में कंटिन्यू करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ करना चाहते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, समझे। तो वो आपका मतलब एक तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दूसरा होता है, समझे। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरत है, तो आप लोग ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं, हर एक डॉक्यूमेंट आप लोग ओरिजिनल भी रखें, फोटो कॉपी भी रखें, कहीं भी जाएं तो अभी तो ओरिजिनल ही रखें। कोई भी दिक्कत हो डिजी लॉकर से भी आप 11-12 का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है, डिजी लॉकर का भी वैलिड होता है, समझे। लेकिन कॉलेज में जाएं तो डिजी लॉकर का नहीं, ओरिजिनल ही मांगेगा वो, आपको सामने एक ओरिजिनल भी देखेगा, फोटो कॉपी भी देखेगा, दोनों मैच कराता है वहां पे, समझा। तो डरना नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें हैं, मैं बताता रहूंगा क्या क्या जरूरतें हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, इंस्टा पे भी मैसेज करिए। ड्रॉप ईयर पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे कि ड्रॉप ईयर पे कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत बंदे का कमेंट आ रहा था कि भैया ड्रॉपर में हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। एक बंदा तो कमेंट भी कर रहा था कि भैया टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में 3 घंटा बैठ ही नहीं पाते। तो लाऊंगा कैसे आपको करना है, कैसे, क्योंकि ड्रॉप ईयर में होते हैं बंदे बहुत डरते रहते हैं क्योंकि उसका दोस्त निकल जाता है, वो नहीं निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल उसे दिख रहा होता है, 1 साल का गैप दिख रहा होता है। क्या होता है कि डिमोटिवेट होते हैं बंदे, सच्चाई है। और डरना नहीं, IIT में सबसे ज्यादा ड्रॉपर ही निकलते हैं, मैं ये बात सबको बता रहा हूँ। तो ड्रॉप ईयर पे वीडियो लाऊंगा, स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है, तो डरिए मत। बाकी जो जोसा से है वो मैं वीडियो लाता रहूंगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो।